लिखिए नवरत्न कंपनियां, कौन कौन से नवरत्न कंपनी हैं? क्राइटेरिया वही है दोस्त, 100 में 60। कभी काल पूछ दे तो वह कंपनी जो पहले से मिनी रत्न में क्या हो, शामिल हो, और पिछले 5 वर्ष में कम से कम 3 वर्ष उनका जो भी प्रॉफिट वगैरह का है आंकड़ा वह मजबूत हो। तो पहला कंपनी लिखिएगा वह है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। दूसरा कंटेनर कॉरपोरेशन, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगला हिंदुस्तान एरोनॉटिकल, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल, या कहीं के लिखता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अगला एमटीएनएल, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। यह बेसिकली है कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, नाम यह महानगर जो 4 हैं। उसके बाद नेशनल एल्यूमिनियम, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, कंपनी लिमिटेड। अगला एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड, एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड। अगला एनएमडीसी, एनएमडीसी लिमिटेड। अगला एनएलसी, एनएलसी इंडिया लिमिटेड। उसके बाद ओआईएल, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ओआईएल ऑयल इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगला राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। अगला ग्रामीण विद्युत, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड। अगला शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और अंतिम ईआईएल, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। यह सारी कंपनी किसमें है? नवरत्न में। मतलब इन कंपनी को अन्य कंपनी की अपेक्षा क्या दिया जाता है? विशेषाधिकार। अब धीरे धीरे जैसे जैसे इसमें ग्रोथ होने लगी तो सरकार ने इसे एक और वर्ग में बांट दिया। वो कौन था? महारत्न। तो महारत्न में किसको शामिल करेंगे? तो पहला वह कंपनी जो ऑलरेडी किसमें शामिल हो? नवरत्न में शामिल हो। दूसरा यह कंपनी 3 वर्ष में लगभग 5,000, लगातार 3 वर्ष में 5,000 करोड़ तक क्या हो? प्रॉफिट को प्रदर्शित किया हो। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? तो इसे विदेश में विशेषाधिकार होता है 50,000 करोड़ तक इन्वेस्ट करने का। तो लिखिए महारत्न कंपनी कौन कौन सी हैं? पहला भारत हैवी इलेक्ट्रिक, वहां पर था भारत इलेक्ट्रिक, यहां भारत हैवी, बीएल जिसको कहते हैं, हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड। दूसरा भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगला कोल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड। फिर गेल, GAIL, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, गेल। अगला हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, कॉरपोरेशन लिमिटेड।
नेक्स्ट आईओसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। फिर एनटीपीसी, एनटीपीसी। नेक्स्ट तेल और प्राकृतिक गैस, तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड। नेक्स्ट पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और अंत में सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल। यही कंपनियां नवरत्न और महारत्न की है। पुनः दोहराते हैं दोस्त, यह डाटा समय समय पर परिवर्तित तो होता रहता है। मान लीजिए अभी हमने आपको बताया, कल इसमें एक कंपनी बढ़ भी सकते हैं और एक कंपनी घट भी सकते हैं। तो आप बस इसमें क्या करें, डाटा को अपडेट रखें। और अगर हाल फिलहाल में ऐसा होता है तो यहाँ से एक सवाल यही बनता है और कुछ विशेष नहीं। कभी काल उद्योग के लेकर जो आपको खाका दिए थे 25 लाख, 2 करोड़, 5 करोड़, तो वो कभी काल पूछता है। तो यह था आपका निजी और सार्वजनिक संस्था। नेक्स्ट टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है, जिसको हम आप वहां से पूछता है जीडीपी क्या है, नेशनल इनकम कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहकर संबोधित करते हैं। तो नेक्स्ट आपका होगा राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट जो टॉपिक है दोस्त वो है आपका शेयर मार्केट। ठीक, शेयर बाजार, हिंदी में कहते हैं उसको शेयर बाजार। यहां से जो सवाल पूछता है वो शेयर को लेकर पूछता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को लेकर पूछता है, सेबी से लेकर सवाल पूछता है। और कभी काल एक आध वर्ड है, जैसे बुल का संबंध किससे है, बियर का संबंध किससे है, तो इसके बारे में यहां से सवाल पूछा जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका शेयर मार्केट। अंग्रेजी में वही चीज हो जाएगा, शेयर मार्केट। अब यह क्या होता है, शेयर होता क्या है, क्यों है, इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसके शुरुआत को लेकर जानते हैं। इस बाजार प्रारंभिक काल में अगर आपको याद होगा तो हमने आपको जब योजना बताया था तो वहां पर एक 8 व्यक्ति या बिजनेसमैन को लेकर हमने व्यापारिक प्लान की चर्चा, बॉम्बे प्लान जो है उसकी चर्चा की। हुआ क्या था कि उस समय देश में संयोग, उस समय मतलब 19 के दशक से पूर्व की बात कर रहे हैं, 1800 से 1900 के बीच में, 1857 की बात यहां पर हो रही है, वहां से शुरुआत होती है कि प्रारंभिक काल में, ऐसे कह सकते हैं कि आजादी से पूर्व प्रारंभिक काल में देश में संयुक्त पूंजी वाली कंपनी काफी कम थी। हमने पीछे क्लास में चर्चा भी क्या होगा कि देश का पहला संयुक्त पूंजी वाली कंपनी कौन सा हो जाएगा, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन देश में सबसे पहला औद्योगिक नीति पूंजी वाली कंपनी वगैरह लाने का श्रेय कहते हैं तो डलहौजी का। उन्होंने ही व्यापारिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, आप पढ़े होंगे कि तमाम बंदरगाह जो थे उनका क्या करता है, पुनर्निर्माण करता है। क्यों? क्योंकि बिजनेस बढ़े। तो उसी को देखते देखते धीरे धीरे भारतीय लोगों ने भी इस पर जोर दिया कि क्यों ना हम भी अपने कंपनी को स्थापित करें। तो जो भी लोगों ने इसके बारे में सोचा वो सभी लोगों ने देखा कि क्यों न सम्मिलित होकर, वहीं से नाम या जन्म हुआ संयुक्त पूंजी। संयुक्त मतलब एक से अधिक, कई लोग मिलकर, पूंजी का मतलब कैपिटल, कई लोग मिलकर जब कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी कहकर संबोधित किया जाता है। तो उस समय जो भी वो बॉम्बे प्लान वगैरह लाया था उससे पहले लोग क्या करते थे कि एक जगह सम्मिलित स्थित होते थे और स्थित होकर वहां से अपने कंपनी के हिस्सा को, शेयर को बेचते थे, या लोगों से रिक्वेस्ट करके हमारे यहाँ, हमारे कंपनी में आप इन्वेस्ट करें और हम यह जो भी लाभ होगा उसका इतना प्रतिशत आपको देंगे। वहीं से इस बाजार की शुरुआत की गई, जो वर्तमान में दलाल स्ट्रीट मुंबई में जो है वही नाम से जाना जाता है। कहा जाता है सबसे पहले 1875 ईस्वी में
BSE, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसकी शुरुआत जो है वह 1875 ईस्वी में ही इसकी शुरुआत होती है। जो पुनः दोहराते हैं, जो कहाँ है, मुंबई के दलाल स्ट्रीट पर स्थित या अवस्थित है। वहां पर कुछ लोग बैठकर अपने कंपनी को बढ़ावा देने के लिए लोगों से पूंजी जुटा रहे थे या जुटाने का प्रयास कर रहे थे। तो वहीं पर उस जगह का नाम क्या पड़ गया वर्तमान में, बॉम्बे स्टॉक। स्टॉक मतलब क्या होता है, जमा करना। एक्सचेंज मतलब क्या, लेन देन करना की शुरुआत। जब यह धीरे धीरे विस्तृत रूप होने लगा, तब आजादी के बाद 1956 में, हमने आपको बताया था क्या हुआ था, कंपनी एक्ट आया था। तो आजादी के बाद 1956 में या 1956 में इसे राष्ट्रीय कंपनी का, या कह सकते हैं कि उस कंपनी अधिनियम के द्वारा इसको रजिस्टर्ड कर लिया गया। अब यह भारत सरकार की स्वामित्व वाली कंपनी बन जाती है। और 1956 अधिनियम के बाद यह कार्यरत होता है। तब इसको विभिन्न वर्गों में विखंडित किया गया। यहां विभिन्न वर्गों में विखंडित का मतलब कि जो भी कोई व्यक्ति या संस्था अपने कंपनी का शेयर इशू करना चाहेगा, चाहे वह प्राइवेट कंपनी हो या आपका सार्वजनिक कंपनी हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, वह सभी लोग यहां रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। तो उसको कंपनी की पूंजी के आधार पर या विदेशी इन्वेस्टमेंट के आधार पर 3 से 4 वर्गों में विखंडित कर दिया गया। कि 3 से 4 वर्गों में विखंडित मतलब पूंजी, अगर किसी की पूंजी 10,000 करोड़ हो, 20,000 करोड़ हो, 30,000 करोड़ हो, तो उस कंपनी को इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा। इसके अंतर्गत मतलब हो सकता है कंपनी अल्फा के अंतर्गत, या कह सकते हैं तो वह हो जाएगा क्या, सेंसेक्स का नाम आप सुने होंगे। सेंसेक्स सुनते होंगे ना कि सेंसेक्स आज इतना अप हुआ, इतना डाउन हुआ। तो जो प्रमुख सेंसेक्स के अंतर्गत कितने कंपनी को शामिल किया गया है, तो 30 कंपनी को लिया गया। ये 30 कंपनी वही कंपनी सेंसेक्स के अंतर्गत दायरे में आएंगे जो उस दिन या उस समय के भारत के सबसे टॉप मोस्ट पर होंगे। टॉप मोस्ट मतलब जैसे मान लीजिए रिलायंस का नाम ले, गेल का नाम ले, अर्थात वैसी कंपनी जिसका कैपिटल 10,000 करोड़ से ऊपर हो, उस कंपनी को सेंसेक्स के अंतर्गत 30 कंपनी में शामिल किया जाता है। तब फिर आपके मन में होगा कि कौन कौन सी कंपनी है। दोस्त, आज जो 30 कंपनी इसमें है, जरूरी नहीं कि वह कल भी 30 कंपनी होगा। हो सकता है आज कोई कंपनी का प्रॉफिट ऊपर जा रहा है, कल हो सकता है वो नीचे है, तो इससे बाहर भी निकल सकते हैं। तो सेंसेक्स के अंतर्गत लिख लीजिएगा या याद रखिएगा, पूछा है कई बार, सेंसेक्स के अंतर्गत कितने कंपनी को शामिल किया गया है। तो सेंसेक्स के अंतर्गत 30 कंपनी को शामिल किया है, जिसको हम लोग ब्लू चिप कंपनी कहकर संबोधित करते हैं। अब ब्लू चिप कंपनी क्या है, तो वही वाली बात जिसका 10,000 करोड़ से क्या हो, अधिक का कैपिटल हो। तो पहला पॉइंट सेंसेक्स, तो बीएसई अपने शेयर को आंकलन किस में करता है, तो सेंसेक्स में करता है, जिसमें कितने कंपनी शामिल है, 30 कंपनी शामिल है। एक पॉइंट जो है वह विविध के रूप में बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से याद रखेगा, वह यह है, आईएसओ मानक जानते होंगे, इंटरनेशनल जो सेटिस्फेक्शन नंबर वगैरह होता है, ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, विभिन्न तरह का डाटा आपको प्रोवाइड करती है। तो बीएसई भारत की पहली और विश्व की दूसरी संस्था है जिसको ISO 9001:2000 जो है सर्टिफिकेट प्राप्त है। पुनः दोहरा देते हैं, लिखिएगा, भारत की BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ISO 9001:2000 मानक प्राप्त करने वाली प्रथम कंपनी, या प्रथम स्टॉक एक्सचेंज, प्रथम
स्टॉक एक्सचेंज और विश्व की दूसरी स्टॉक एक्सचेंज है, विश्व की दूसरी स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक, इसके बाद आता है, वो आता है NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसमें कंपनी की संख्या जो है वो आपके 50। अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या है? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है, इसमें IDBI जब बैंक के रूप में नहीं था, उसी समय इंडस्ट्री के रूप में कार्य करता था, लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट लाता था। याद होगा, हमने बताया भी है आपको IDBI के बारे में। तो उस समय कहा जाता है कि IDBI के मालिकाना हक के रूप में, या IDBI जो है इसको स्थापित किया था। इसकी स्थापना इसलिए की गई थी कि उस समय प्रारंभ करने के लिए विदेश से फंड वगैरह लाया जाता था। अर्थात यहां पर समझने का प्रयास करिएगा कि इसमें उन कंपनियों को दर्शाया जाता है जिस कंपनी में विदेशी इन्वेस्टर शामिल होते हैं। तो किसके सहयोग से यह स्थापित किया गया था? तो IDBI के सहयोग से स्थापित किया गया था। और नाम क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसको क्या कहा है? सेंसेक्स। अगला है वो है आपका निफ्टी, NIFTY, निफ्टी। निफ्टी में भी कुल 50 कंपनियां जो हैं वो शामिल हैं। निफ्टी में भी कितना है? कुल 50 कंपनी निफ्टी के अंतर्गत शामिल है। यहां भी वही, यहां पर विदेशी इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी, और यहां पर जो है वह कैश, नगद, कैश या नगद, जिसकी क्या हो, कैश वगैरह काफी अधिक हो, ब्लू चिप कंपनी से नीचे हो, उस तरह के 50 कंपनी को कहां शामिल किया जाता है? निफ्टी में शामिल किया जाता है। कोई दिक्कत? तो यह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के कुछ सूचकांक बिंदु इसको कहेंगे, पटल जिस पर दर्शाया जाता है कंपनी को, वही होता है। अब कभी काल मन में सवाल आता होगा कि सेंसेक्स बढ़ रहा है या सेंसेक्स घट रहा है। अर्थात जो ब्लू चिप वाली कंपनी है, 30 कंपनी, वह अगर उसके शेयर में वृद्धि हो रही है उस दिन, तो सेंसेक्स क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। कमी हो रही है तो क्या हो रहा है? घट रहा है। यही चीज निफ्टी को भी लेकर होता है। अगला है वो है आपका टॉपिक सेबी। यहां से सवाल पूछता है दोस्त, इस भी अक्सर इसका पूछा जाता है। सेबी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका जो मुख्यालय है वह आपका है मुंबई। अब सेबी की स्थापना की क्या आवश्यकता थी? आपको याद होगा तो पीछे जब हमने योजना बताया था या बैंकिंग बताया था, तो आप देखे हुए कि योजना के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कौन था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद था। ठीक उसी प्रकार से बैंक के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने वाला कौन था? तो RBI था। तो ठीक उसी प्रकार से जो BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इसके ऊपर भी नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक स्वतंत्र निकाय आनी चाहिए। स्वतंत्र निकाय क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए इसमें इतनी सारी कंपनियां हैं तो यह कंपनी फर्जीवाड़े तरीके से कार्य न करे, किसी गलत तरीके से जनता के पैसे को प्राप्त न करे, तो इस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए किसकी स्थापना की गई? तो सेबी की स्थापना की गई। अर्थात बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या पूंजी मार्केट, कैपिटल मार्केट पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए सेबी की स्थापना की। सेबी को 1988 में, कब? 1988 में स्थापित किया जाता है, लेकिन आंसर हमेशा या अधिकांश जगह 1992 देखिएगा, वहां स्थापित कर दिया जाता है, शुरुआत कर ली जाती है, और कार्य करना या इसे पूर्ण रूप से सरकारी अधिकार जो मिलता है वो मिलता है 1992। अब कहिएगा कि सर दोनों ऑप्शन में होगा तो स्थापना पूछेगा, और दोनों ऑप्शन में होगा तो 1988 होगा।
नहीं तो जहां ये दिया है ये होगा और जहां यह दिया है यह होगा। तो सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना बीएसई या कैपिटल पूंजी मार्केट पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए 1988 में किया गया, जिसने 1992 में अपना कार्य करना प्रारंभ किया। यह एक स्वतंत्र निकाय है और इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका मुख्य कार्य होता है, वह होता है आपका जो भी शेयर से संबंधित लेन देन है उसमें किसी प्रकार का धोखाधड़ी न हो, उसके लिए इसको स्थापित किया। तो यह था आपका शेयर मार्केट का कुछ इतिहास। अब आगे बढ़ते हैं तो आते हैं शेयर पर। शेयर किसको कहते हैं? तो नेक्स्ट टॉपिक वो हो जाएगा आपका शेयर, या इसी को कहा जाता है हिंदी में प्रतिभूति या प्रतिभूतियां। शेयर क्या है, किसको शेयर कहते हैं? जबकि यह शब्द हम लोग बचपन से सुनते चले आए, सुनते हैं ना। जैसे मान लिए कहीं किसी प्रकार का काम है, शादी विवाह फंक्शन है, पूजा वगैरह, तो क्या कहते हैं? अपने हिस्से का, अपने शेयर का तुम काम कर लो, तुम अपने शेयर का काम कर लो, तो काम क्या हो जाएगा? सुचारू रूप से संचालित कर लिया जाएगा। तो शेयर को अगर एक शब्द में समझने का प्रयास करें, समझाया जाए, तो शेयर का अर्थ ही होता है, वो होता है क्या? हिस्सा या अंश। हिस्सा या अंश को क्या कहा गया है? शेयर कहा गया। हिस्सा या अंश को शेयर कहा गया। तो आप कहेंगे कि कंपनी में इसकी क्या आवश्यकता है? शुरुआत में ही हमने आपको बताया था, जब बैंकिंग वगैरह में आरबीआई समझा रहे थे कि दो तरह की कंपनी होती है, एक जिस पर सीमित लोगों का मालिकाना हक होता है, और दूसरा जिस पर कंपनी अपने ऑथराइज कैपिटल के अनुसार मालिकाना हक प्रदान करता है। तो जब सीमित लोग या अपने ऑथराइज कैपिटल के अनुसार मालिकाना हक दिया जाएगा, तो उसको किस आधार पर दिया जाएगा? जितना वह इन्वेस्टमेंट किया। तो उनके द्वारा जितना इन्वेस्टमेंट किया गया, जैसे समझिए कि किसी का पूंजी 100 करोड़ का है, किसी कंपनी की पूंजी कितनी है? 100 करोड़ रुपया है। तो इस 100 करोड़ रुपया में अगर कोई व्यक्ति 10 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया, तो 100% का कितना? 10 करोड़, 10%। अर्थात वह व्यक्ति जो है वह 10% क्या है? हिस्सा है। उस कंपनी में उसका 10% का हिस्सा है या शेयर। तो शेयर का मतलब होता है हिस्सा या अंश, उसे ही हम क्या कहते हैं? शेयर कहते हैं। इस शेयर के माध्यम से आप या व्यक्ति क्या होगा? कंपनी का मालिक होगा, कंपनी का मालिक होगा। अर्थात अन्य लोगों को जो कोई अधिकार प्राप्त है, अन्य लोग मतलब जिसने भी उस कंपनी को स्थापित किया है, उन्हें जो कोई अधिकार होगा वह उस हर व्यक्ति को होगा जो क्या होगा? शेयर धारक होंगे, जिनके पास शेयर हो। हाँ, उनका अधिकार उनके द्वारा इन्वेस्ट की गई राशि के आधार पर होगा, पर वह मालिकाना हक होता है। एक शब्द सुनते रहिएगा, डिवेंचर। यहां से सवाल वगैरह पूछता नहीं है, लेकिन समझ लीजिए डिवेंचर होता क्या है, फिर शेयर और शेयर के प्रकार को जाने। डिवेंचर को हिंदी में कहा जाता है ऋण पत्र। डिवेंचर को हिंदी में ऋण पत्र कहकर संबोधित करते हैं। अब शेयर और डिवेंचर में क्या डिफरेंस है, तो ऐसे समझिए। शेयर और डिवेंचर में मुख्य रूप से क्या अंतर है? मान लीजिए अभी हम आपके बीच से पूछें कि हमने एक कंपनी स्टेबल करने का निर्णय लिया, स्थापित करने का निर्णय लिया, क्या आप लोग हमें इसमें सहयोग करेंगे? तो जो भी बोर्ड ऑफ लोग होंगे वो पूछेंगे सर किस तरह का कंपनी है। अब किस तरह, जो भी कंपनी जिस
प्रक्रिया को हम करेंगे, मान लीजिए हमने कहा अभी डिजिटल जमाना है तो हमने कहा कि हमें कंप्यूटर बनाने का या चिप बनाने का या एप्स बनाने की कंपनी है, तो जब हमने इस प्रस्ताव को आपके पास प्रस्तुत किया तो प्रस्ताव जो भी हमने प्रस्तावित किया उसमें कुछ लोग क्या होंगे, इंटरेस्टेड होंगे कि हाँ हम तैयार हो सकते हैं, हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ के मन में क्या होगा कि अरे इन्वेस्ट करेंगे पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, अगर चलेगा तो कितना प्रतिशत या कितना पैसे हमें रिटर्न आएगा, नहीं आएगा तो कितना दिन तक नहीं आएगा। अर्थात वह इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है पर सिक्योरिटी ना होने के कारण वह अपने पैसे को पूर्ण रूप से इन्वेस्ट करने के लिए क्या कर रहा है, डर रहा है। लेकिन कंपनी को पैसा उस व्यक्ति से भी लेना है और साथ ही साथ जो तैयार हुए उनसे भी लेना है। तो कंपनी जिनके मन में डर है उनको क्या कहा कि ठीक है आप मालिक के रूप में हमारे पास ना आए, अर्थात शेयर के रूप में ना आए, लेकिन हम आपको भी मौका देते हैं इन्वेस्ट करने का कि आप हमारे लिए इन्वेस्ट करें। किस रूप में, ऋण देकर, लोन देकर, कि आप हमें लोन दें और उस लोन पर हम एक निश्चित समय तक एक निश्चित राशि आपको प्रदान करें। एक निश्चित समय में एक निश्चित राशि क्या करेंगे, हम आपको प्रदान करेंगे। तो यहां पर गौर से समझिएगा, शेयर का मतलब हिस्सा, और हिस्सा में लाभ होने पर ही क्या दिया जाएगा, लाभांश दिया जाता है। और डिबेंचर में लाभ के आधार पर लाभांश नहीं, वहां इंटरेस्ट दिया जाता है, ब्याज दिया जाता है। आपका लाभ हो या ना हो, आपको डिबेंचर धारक को क्या करना होगा, वह रकम जो आपका इंटरेस्ट है वो देना होगा। तो दूसरा अंतर क्या हो जाएगा, शेयर धारक को लाभांश दिया जाता है और उन्हें या ऋण पत्र धारक को, डिबेंचर को क्या दिया जाता है, हाँ ऋण पत्र धारक को ब्याज दिया जाता है। तो वही है डिबेंचर। उसे हम कभी कंपनी का मालिक नहीं कह सकते हैं, उसे क्या कहेंगे, ऋण पत्र, ऋण देने वाला, ऋण के रूप में इन्वेस्ट करने वाला। अब आते हैं पुनः लौटकर शेयर पे। तो शेयर को समझ गए, शेयर को मुख्य रूप से दो वर्ग में बांटा गया है। शेयर को मुख्य रूप से कितने वर्ग में बांटा गया है, दो वर्ग में बांटा गया। एक है वो है आपका प्रीफरेंस शेयर और दूसरा है वह है आपका इक्विटी शेयर। शेयर को मुख्य रूप से कितने वर्ग में, पहला प्रेफरेंस शेयर, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में लगभग सेम नाम है, ठीक ना। ऐसे हिंदी में इसको कहते हैं अग्रिम और दूसरा प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। एक सवाल दोनों शेयर को मिलाकर पूछा जाता है और कुछ नहीं जाता है, तो समझने वाला पॉइंट है प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। किस शेयर धारक को प्रेफरेंस शेयर कहेंगे और किसको इक्विटी कहेंगे। फिर से उसी कहानी पर दोहरा रहे हैं। उसी कहानी मतलब हमने कहा कि हम एक कंपनी को स्टेबल करने जा रहे हैं, स्थापित करने जा रहे हैं, तो कौन से लोग शामिल होंगे। तो दो वर्ग में बट गया था, एक लोग इन्वेस्ट करने के लिए मालिकाना हक के रूप में तैयार था और दूसरा हमें ऋण देने के लिए तैयार था। तो ऋण देने वाले से तो अब कोई विशेष संबंध नहीं। अब संबंध किससे, जो मालिक के रूप में आएगा। अब जो मालिक के रूप में आएगा उसमें भी दो तबके के लोग हो जाएंगे। दो तबके के लोग कौन कौन हो जाएंगे, एक जो इन्वेस्ट मालिक के रूप में करना चाहता है और लेकिन एक निश्चित आय लाभांश में चाहता है। पुनः समझिएगा,
एक व्यक्ति कौन होगा? जो इन्वेस्ट मालिकाना हक के रूप में करना चाहता है, लेकिन वह व्यक्ति एक निश्चित लाभांश चाहता है कि अगर लाभ हो तो एक सर्टेन प्रतिशत जब जब लाभ हो हमें प्राप्त। दूसरा व्यक्ति जो है वो कहता है कि हमें जिस आधार पर हमारी संस्था को लाभ होगा उस आधार पर हम आपस में विखंडित कर लेंगे। ऐसा होता है, दो तरह के लोग होते हैं, आप देख लीजिए। पहला ने क्या कहा कि हमें लाभांश होने पर, लाभ होने पर एक निश्चित राशि में हमें हमेशा लाभ होने पर क्या हो? आय की प्राप्ति हो। तो उसको क्या कहेंगे? प्रेफरेंस, क्योंकि उसे प्राथमिकता दी गई। उसे क्या प्राथमिकता दी गई कि अगर कंपनी लाभ में जाएगा तो लाभ होने पर आपको 5%, 10%, 20%, 2% या कंपनी निर्धारित करता है कि आपको लाभ के रूप में हिस्सा दिया जाए। अर्थात वैसा शेयर धारक या होल्डर जिसको कंपनी लाभ होने पर वित्तीय वर्ष के अंत में एक निश्चित प्रतिशत से लाभ अदा करे, उसे हम क्या कहेंगे? प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर में दूसरा कौन बच गया भाई? तो दूसरा बच गया जो लाभ है उसको आपस में क्या कर लेना? बांट लेना। अर्थात इसके पास एक निश्चित राशि प्रतिशत तय था, उसके पास कोई निश्चित राशि या प्रतिशत तय नहीं था। अब कंपनी को अधिक लाभ होगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सर कौन सा शेयर होल्डर ज्यादा जेन्युइन है। तो दोस्त, शुरू के लिए जब कंपनी में कम समय के लिए इन्वेस्ट करना तो यह बेटर है, क्योंकि कंपनी को जो भी लाभ होगा उसमें एक निश्चित लॉन्ग टर्म के लिए वो बेटर है। क्योंकि जैसे जैसे कंपनी का क्षेत्र का दायरा बढ़ेगा, लाभांश क्या होगा? बढ़ेगा। और लाभांश बढ़ेगा तो वहां पर कोई प्रतिशत की निश्चितता नहीं है। तो जैसे जैसे लाभांश बढ़ेंगे वहां पर उस आधार पर क्या होगा? शेयर का जो आपको लाभांश मिलेगा वह उस आधार पर बटेगा। तब प्रेफरेंस शेयर होल्डर में क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर में एक निश्चित राशि तय होती है और उसमें कोई निश्चित राशि तय नहीं। अब यहां से जो सवाल पूछता है उस पर आते हैं। कौन सा सवाल होता है? सवाल देता है कि अगर कंपनी किसी प्रकार का निर्णय लेना चाहता है, किसी प्रकार का निर्णय मतलब जैसे मान लीजिए कंपनी चाह रही कि हम एक अलग प्लांट या एक अलग संस्था डालें, कंपनी चाह रही हम किसी के साथ मर्ज कर जाए, कंपनी चाह रही कि इस लाभांश को और कहीं दूसरे रूप में इन्वेस्ट करें, कुछ भी हो सकता है। तो इस आधार पर कंपनी में किस शेयर धारक को, कंपनी में किस शेयर धारक को मत या वोट देने का अधिकार है, मत या वोट देने का अधिकार है। तो क्या होगा आंसर? आंसर क्या होगा? आप जानते हैं आंसर, यहां पर दिखाइएगा हमको, एक ये और दूसरा वो। मान लीजिए इसको हमने कहा ए, इसको कहा बी, सॉरी प्रेफरेंस को कहा ए और इक्विटी को कहा बी। बताइएगा ए और बी में से मेरे सुख और दुख, मेरे मतलब कंपनी के सुख और दुख में कौन शामिल हुआ? ए शामिल होता है। ए कैसे शामिल हुआ सुख दुख में? ए शामिल ही ना हुआ, वो तो कहता है कि लाभांश होगा तो हमको इतना प्रतिशत चाहिए ही चाहिए। मतलब वहां पर कंपनी यह सोच नहीं सकता है कि उस लाभांश को चलो हम और पूंजी के रूप में इन्वेस्ट कर लें, ऐसा नहीं कर सकता। अर्थात यह मेरे केवल किस में शामिल है? सुख में शामिल है। लाभ होगा हम अपना हिस्सा लेकर क्या हो जाएंगे? साइड हो जाएंगे। लेकिन इक्विटी क्या है? सुख और दुख दोनों में, कम लाभ होगा तो कम आय चाहिए, अधिक लाभ होगा तो अधिक लाभ चाहिए। तो इक्विटी सुख और दुख दोनों में शामिल हो जाता है। इसीलिए कंपनी में मत देने का अधिकार केवल किस शेयर धारक को है? इक्विटी शेयर धारक को है। यही सवाल शेयर से पूछा जाता है। यह दो प्रमुख शेयर है। इसके बाद एक अलग तीसरा शेयर है, उसको कहते हैं स्वीट, उसको कहते हैं
स्वीट शेयर, हिंदी अंग्रेजी दोनों यही नाम है, स्वीट। अब स्वीट शेयर क्या होता है? स्वीट का मतलब मिठास, स्वीट का मतलब क्या होता है? मिठास के संदर्भ में। तो कहा जाता है कि जब कंपनी अंकित मूल्य से, अंकित मूल्य फेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या होता है? जैसे आप कोई भी वस्तु, मान लीजिए इस वस्तु को या इस पानी के बोतल को खरीदते हैं, तो इस पर जो मूल्य रहता है, यहां ऊपर का रुपये रहता है ना, 15 रुपये 20 रुपये, इसी को अंग्रेजी में फेस वैल्यू और हिंदी में अंकित मूल्य कहते हैं। इसी को अंग्रेजी में फेस वैल्यू और हिंदी में अंकित मूल्य कहते हैं। तो अंकित मूल्य से कम मूल्य पर, क्योंकि देखिएगा लिखा जाता है ना कि यह मैक्सिमम प्राइस है, इसमें आप लेन दें, तो इसका अंकित मूल्य मान लीजिए यह शेयर है और इसका अंकित मूल्य 100 रुपया। तो जब 100 रुपया से कम मूल्य पर या अंकित मूल्य से कम मूल्य पर जब कोई कंपनी शेयर को अपने कर्मचारी के बीच में बेचता है तो उस शेयर को हम स्वीट शेयर कहते हैं। फिर से समझिएगा, जब कोई कंपनी अपने शेयर को अंकित मूल्य से कम मूल्य पर, अंकित मूल्य से कम मूल्य पर अपने कर्मचारी को, केवल कर्मचारी को देगा, दूसरे व्यक्ति को नहीं, बोर्ड ऑफ मेंबर जो होंगे वही और जो वहां कार्यरत होंगे वही कर्मचारी को देता है, तो उससे हम स्वीट शेयर कहते हैं। उसके बाद एक प्रकार है, वो है आपका बोनस। बोनस शेयर, ये सब सवाल नहीं पूछता, लेकिन जान लीजिए कि कहां से ताल्लुक रखता है। बोनस शेयर, जैसे मान लीजिए कंपनी लाभ में गई, और कंपनी लाभ में जब गई तो क्षेत्र का विस्तार करना चाहती है, तो क्षेत्र का विस्तार करना चाहती है, तब वह क्या कहेगी अपने शेयर धारक को, शेयर धारक कौन? प्रेफरेंस और इक्विटी को, कि इस बार लाभांश के बदले हम आपको शेयर देंगे, जहां भी हमने दूसरे रूप में इन्वेस्ट किया। तो हम चाह रहे हैं कि आप लाभांश के बदले क्या ले लें? शेयर ले लें। तो जो लोग शेयर के लिए, कुछ लोग शेयर के लिए तैयार भी होंगे, कुछ लोग कैश के रूप में ही लेंगे। तो शेयर के लिए जो लोग तैयार होते हैं, तो कहा जाता है जब कंपनी अपने शेयर धारक को लाभांश के रूप में शेयर प्रदान करे, लाभांश के रूप में शेयर प्रदान करे, तो उसे हम क्या कहेंगे? बोनस शेयर। तो शेयर का मुख्यतः यही प्रकार है, शेयर का मुख्यतः यही प्रकार है। अब आते हैं एक प्रकार जिसको कहते हैं अल्फा शेयर। कभी काल यह चीज आप जब शेयर मार्केट का न्यूज वगैरह देख रहे होंगे, तब कभी काल इसका चर्चा किया जाता है कि आखिर शेयर या अल्फा शेयर क्या है। अल्फा शेयर क्या है? आपको याद होगा, तो जब हमने आपको बीएससी बताया था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो वहां पर सेंसेक्स में कितना कंपनी बताया था? 30 कंपनी, जिसका नाम क्या दिया था? ब्लू चिप कंपनी। मतलब ये एक ऐसी संस्था है, ऐसी कंपनी है जो सबसे टॉप मोस्ट पर है, अर्थात हमेशा लाभांश में है। तो जब ब्लू कंपनियां या ब्लू चिप कंपनियां, जब ब्लू चिप कंपनी अपने शेयर को मार्केट में इशू करेगा, बेचेगा, तो उस शेयर को हम अल्फा शेयर कहेंगे, क्योंकि यह एक ऐसे कंपनी का शेयर है जो बाजार में उतरते ही क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाता है, बिक जाता है। यहां समाप्त का मतलब है बिक जाना। कोई दिक्कत? चल, अगला जो शब्द है शेयर से, वो उसकी चर्चा हमने पीछे भी की है आरबीआई के समक्ष। तो अगला है, वो है आपका ऑथराइज कैपिटल या अधिकृत पूंजी। हो सकता है कुछ लोगों को याद हो, कुछ लोगों को याद न हो, तो याद रखिए लोग,
अगला है वो है क्या, अधिकृत पूंजी, ऑथराइज कैपिटल। अंग्रेजी में इसको क्या कहेंगे, ऑथराइज कैपिटल, अधिकृत पूंजी। उस पूंजी को अधिकृत पूंजी कहते हैं या ऑथराइज कैपिटल कहते हैं जिसका चर्चा कंपनी अपने प्रोस्पेक्टस के अधीन किया, उस कंपनी को ऑथराइज कैपिटल कहते हैं जिसका वर्णन या चर्चा कंपनी अपने प्रोस्पेक्टस में जारी किया। या दूसरे शब्द में समझने के लिए, जो कंपनी का मिनिमम पूंजी है जिस पर वह कंपनी को स्टेबल करने जा रहा है, उसे हम ऑथराइज